नमस्कार, यह है आवाज एट 9 आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अंतरिम चेयरमैन बनने के बाद पहले दिन ही रतन टाटा के बड़े फैसले। जेएलआर के सीईओ रॉल्फ स्पेट और टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल। सारस के खिलाफ कोर्ट में कैविएट भी दाखिल। आखिरी घंटे में बाजार में आज निचले स्तरों से रही रिकवरी, लेकिन निफ्टी 8,700 के नीचे बंद। सेंसेक्स भी 87 पॉइंट टूटा। कोटक महिंद्रा बैंक ने पेश किए शानदार नतीजे, लेकिन एचडीएफसी बैंक की आय और लोन ग्रोथ से निराशा। दूसरी तिमाही में एयरटेल का मिला जुला प्रदर्शन। मुलायम परिवार महाभारत का अंत नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। रामगोपाल यादव की वापसी पर अड़े अखिलेश, अभी शिवपाल को मंत्रिमंडल में नहीं लेंगे अखिलेश। 5वीं और 8वीं के इम्तिहान की हो सकती है वापसी, राज्यों को मिला फैसला लेने का अधिकार। सीबीएसई 10वीं बोर्ड पर केंद्र ही लेगा फैसला। होंडा ने लॉन्च की 37 लाख की नई होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड, करीब 23 किलोमीटर की माइलेज का दावा। टोयोटा की कैमरी से होगा सीधा मुकाबला। शुरुआत करेंगे टाटा ग्रुप की बड़ी खबर के साथ। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप का अंतरिम चेयरमैन बनने के पहले दिन ही बड़े फैसले लिए हैं। एक तरफ उन्होंने कंपनी बोर्ड में नए चेहरों की नियुक्ति की है, वहीं उन्होंने साइरस मिस्त्री की तरफ से किसी भी तरह के लीगल एक्शन के लिए पहले से ही अलग अलग अदालतों में कैविएट दाखिल कर दिए हैं। आज रतन टाटा ने सभी ग्रुप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात भी की थी और ये संदेश दिया कि सभी कंपनियां अपने काम पर फोकस करें। तो ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड में आज 2 नए चेहरे शामिल किए गए हैं। खास बात यह है कि ये दोनों नाम टाटा ग्रुप की उन 2 कंपनियों से आए हैं जो इस वक्त अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये हैं जेएलआर के सीईओ रॉल्फ स्पेट और टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन। दोनों ही कंपनियां इस वक्त टाटा ग्रुप में बाकी कंपनियों के मुकाबले अच्छी हालत में है। इस फैसले से रतन टाटा ने यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि कंपनी का फोकस ग्रोथ पर है। इधर साइरस की बर्खास्तगी के बाद टाटा सन्स के लिए नए चेयरमैन की तलाश भी शुरू हो गई है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने आज अपने ग्रुप के सीईओज के साथ बैठक की। इसमें ग्रुप के ताजा हालात पर चर्चा की गई। रतन टाटा ने कंपनियों के सीईओ से कहा कि उन्हें मार्केट में अपनी स्थिति पर ध्यान देना चाहिए, कंपनियों को अपने क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने और शेयरधारकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने के बारे में सोचना चाहिए। साथ ही चेयरमैन के पद को लेकर उन्होंने साफ किया कि यह पद थोड़े ही वक्त के लिए खाली है और जल्द ही नए चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। चेयरमैन पद की रेस में 5 नाम इस वक्त सामने हैं। इनमें पेप्सिको की चेयरमैन इंदिरा नुई, टाटा इंटरनेशनल के सीईओ नोएल टाटा, वोडाफोन के पूर्व सीईओ अरुण सरीन, टीसीएस के सीईओ एन चंद्रशेखरन, जिन्हें आज बोर्ड पे भी शामिल कर लिया गया है, और इशात हुसैन और बी मुथुरमन। ये वो नाम हैं जो इस वक्त चेयरमैन की रेस में सबसे आगे या सबसे ज्यादा लिए जा रहे हैं। इससे पहले आज टाटा ग्रुप ने साइरस मिस्त्री या शाहपुरजी पालुंजी ग्रुप की तरफ से किसी भी तरह के लीगल एक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और एनसीएलटी में कैविएट दाखिल किए। लेकिन कल से ही कारोबारी दुनिया में सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था कि आखिर साइरस मिस्त्री को क्यों हटाया गया। इस पर आज कंपनी के वकील सामने आए और सफाई दी। टाटा सन्स के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा कि साइरस को इसलिए हटाया गया है क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का साइरस पर से भरोसा खत्म हो गया था। अभिषेक ने यह भी साफ किया कि आखिर क्यों टाटा ग्रुप ने साइरस के खिलाफ अदालतों में कैविएट डाले हैं, और यह भी कहा कि यह महज शुरुआती चेतावनी के तौर पर है। Everybody knows in this country that Mr. Ratan Tata has tremendous dignity and sobriety, and he acts only in the interests of the Tata Group. It is unfortunate that the entire board lost confidence in its earlier chairman, and therefore this action had to be taken. I think the press is completely misunderstanding the caveat issue. Caveat is meaningless. It is only an advanced early warning system in case somebody wants notice of a potential action. उधर दूसरी तरफ आज ये खबर भी आई कि साइरस ने भी टाटा के खिलाफ 4 कैविएट डाले हैं, लेकिन फिर मिस्त्री के ऑफिस ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने कोई कैविएट नहीं डाला है। बयान में यह भी कहा गया कि टाटा ग्रुप की ओर से कैविएट इस डर से दाखिल किया गया है कि साइरस अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ किसी तरह का लीगल एक्शन न ले, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
और इस पूरे मामले पर सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के सीनियर फेलो राजीव कुमार का कहना है कि टाटा ग्रुप में ये फेरबदल पारदर्शिता के साथ नहीं हुआ है और सारस मिस्त्री को पद से हटाने की कोई वाजिब वजह भी समझ में नहीं आ रही है। बहुत अच्छा होता कि अगर बोर्ड जो है जिसने डिसीजन लिया है वो एक बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन अगर दे देता, क्योंकि टाटा की कंपनी कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये हमारे देश के सब जनमानस से जुड़ी हुई है। तो एक ट्रांसपेरेंट सा एक्सप्लेनेशन देते कि भाई क्यों ये कदम उठाया जा रहा है तो ज्यादा अच्छा होता, मगर उसके एब्सेंस में मुझे लगता है कि ये कोर्ट में अवश्य जाएगा और इस 150 साल पुरानी ब्रांड को काफी दाग लगने का आशंका है मुझे। तो ये थी बात टाटा में चल रही खींचतान की, लेकिन अब रुक करेंगे आज की एक और बड़ी खबर का। वो ये है कि आने वाले दिनों में छात्रों को 5वीं और 8वीं में भी बोर्ड परीक्षा देनी पड़ सकती है। छात्रों को पास या फेल करने का अधिकार भी अब राज्य सरकारों के पास होगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, आज एक बैठक हुई थी जिसमें HRD मिनिस्टर और तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री और यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड है वो शामिल था। तो किस तरह के फैसले हुए हैं? 10वीं बोर्ड की परीक्षा फिर से शुरू करने पर इस बैठक में फैसला तो नहीं हुआ, लेकिन इस पर जल्द ही सरकार औपचारिक ऐलान कर सकती है। हो सकता है कि महीने भर के भीतर सरकार ये ऐलान कर दे कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा फिर से ली जाएगी। इस बैठक में एजेंडे के तौर पर इसे शामिल तो किया गया था, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई और दलील ये दी जा रही है कि 10वीं बोर्ड की परीक्षा सिर्फ और सिर्फ CBSE में नहीं होती है और CBSE पूरी तरह से HRD मंत्रालय के अधीन आता है। HRD मंत्रालय के अधिकारी और CBSE आपस में सलाह मशविरा करके इस पर फैसला ले लेंगे। चूंकि हाल ही में सर्वे कराए गए, उस सर्वे में चाहे स्टूडेंट हो या फिर उनके पेरेंट्स हो या फिर टीचर हो, हर किसी ने एक मत से करीब 75% से ज्यादा लोगों ने कहा कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षा फिर से शुरू की जाए, क्योंकि 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होने की वजह से शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। बच्चों का पढ़ाई के प्रति जो दिलचस्पी है वो भी कम होती जा रही है। तो सरकार इसको ध्यान में रखते हुए जल्द ही 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू कर सकती है। आज बोर्ड की बैठक में एक जो महत्वपूर्ण सिफारिश की गई, जिसे सरकार ने संकेत दिए कि उसे स्वीकार कर लेगी, वो ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी रखना है कि नहीं रखना है, इसका अधिकार पूरी तरह से राज्यों को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी क्लास में किसी भी छात्र को फेल नहीं करने की जो नियम पिछली सरकार ने बनाए थे, इस नियम को बदलाव किया जा सकता है और हो सकता है कि 5वीं और 8वीं में भी अब स्टूडेंट को पास करना जरूरी हो। अगर 5वीं या 8वीं की परीक्षा में स्टूडेंट पास नहीं होता है तो हो सकता है कि उसे रोका जाए। ये प्रावधान, ये नियम फिर से शुरू हो सकते हैं। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि बच्चों की तरक्की को जानने के लिए राइट टू एजुकेशन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। राइट टू एजुकेशन की जो नियम है उस नियम में सुधार करके लर्निंग आउटकम्स स्पेसिफाई करेंगे, ताकि हर साल में बच्चे की तरक्की क्या होगी ये एक बार साफ हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। एजुकेशन एक्टिविस्ट अशोक अग्रवाल का कहना है कि सरकार के इस फैसले से सरकारी स्कूलों के हालात ठीक नहीं होने वाले हैं और अभी स्कूलों की पढ़ाई पर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा वातावरण क्रिएट कर दिया है कि जहां ये लग रहा है कि नो डिटेंशन तो कर लीजिए, नो डिटेंशन के बाद भी जहां तक सरकारी स्कूलों की हालत है उसमें इस वजह से कोई होने वाला नहीं है। और स्ट्रेस की बात तो यह है कि देखिए, फेल बच्चा नहीं होता, फेल स्कूल होता है, फेल टीचर होता है। और अब रुख करेंगे यहां पर कारोबारी खबरों का। सितंबर तिमाही में एयरटेल ने मिले जुले नतीजे पेश किए हैं। कंपनी के मुनाफे और आय पर दबाव देखने को मिला है। एयरटेल का मुनाफा 1462 करोड़ रुपए के मुकाबले 1461 करोड़ रुपए रहा है। वहीं आय 25,547 करोड़ रुपए से घटकर 24,671 करोड़ रुपए रह गई है। हालांकि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में चल रही कड़ी चुनौती के बावजूद कंपनी की भारत में आय 10% बढ़ी है। HDFC बैंक की दूसरी तिमाही के नतीजे मिले जुले रहे हैं। बैंक का मुनाफा अनुमान के मुताबिक रहा है, लेकिन आय, मार्जिन और लोन ग्रोथ से निराशा हाथ लगी है। बैंक का मुनाफा करीब 20% बढ़कर 3,455 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, जबकि नेट इंटरेस्ट इनकम 19.5% बढ़कर 7,993 करोड़ रही है। बैंक का ग्रॉस NPA 1.04% से गिरकर 1.02% पर आया है। बैंक की लोन ग्रोथ 22 से 23% के अनुमान के मुकाबले सिर्फ 18% ही दर्ज की गई है।
और बात आज के बाजार की। आज बाजार में आखिरी घंटे में हुई खरीदारी के दम पर निचले स्तर से सुधार देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी निफ्टी 8,700 के नीचे ही बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स में भी आज करीब 87 पॉइंट की कमजोरी देखने को मिली। टाटा ग्रुप के शेयरों ने बाजार पर आज दबाव बनाया, जबकि डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट जैसे शेयरों से बाजार को कुछ सहारा मिला। बैंक शेयरों में रिकवरी से भी आज बाजार को एक हद तक सहारा मिलता दिखा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ पहले दिन आज 20% भरा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 750 रुपए से 775 रुपए है। इश्यू के जरिए कंपनी 3,000 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। इश्यू में पीएनबी और कार्लाइल अपना हिस्सा नहीं बेचेंगे। आईपीओ के जरिए जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने के लिए करेगी। ये इश्यू 27 अक्टूबर को बंद होगा। और आवाज एट 9 में यहां पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद मुलायम परिवार में महाभारत का अंत नहीं। शिवपाल पर अखिलेश का रुख मुलायम नहीं। क्या हुआ आज पूरा अपडेट देखिए आगे। समाजवादी पार्टी में बाप बेटे के बीच सियासी शहमात का खेल जारी है। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ना तो शिवपाल यादव को कैबिनेट में वापस लेंगे और न ही दूसरे मंत्रियों को। वो रामगोपाल यादव की पार्टी में वापसी पर अड़े हुए हैं। वहीं हमारे सहयोगी चैनल CNN न्यूज 18 से खास बातचीत में अखिलेश ने कहा कि वो पारिवारिक झगड़े से ध्यान हटाकर चुनाव की तैयारी में लगना चाहते हैं। अखिलेश ने 3 नवंबर से शुरू हो रही रथ यात्रा के 3 प्रमोशनल वीडियो भी जारी किए, जिनका फोकस उन्हीं पर है। इससे पहले दोपहर में हुई मुलायम सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अखिलेश के लिए आग में घी का काम किया। मुलायम ने कहा कि 2012 में उन्हें ही बहुमत मिला था, लेकिन अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया गया। अभी चुनाव में सिर्फ 2 महीने बचे हैं। चुनाव में बहुमत आने के बाद फैसला लिया जाएगा कि अगला सीएम कौन होगा। बहुमत हो जाएगा तब पूछिए किसको बनाना है। नेताजी अभी हमें बहुमत करना है। तो सर क्या ये ओपन सवाल है? क्या ये ओपन सवाल है सर कि अगर आपकी बहुमत आई, हो सकता है आपका बहुमत आए तो भाई बहुमत की है तो खेल रहे हैं, कोई आपत्ति आगे भी रहेंगे। आज मुख्यमंत्री है अखिलेश, तो मुख्यमंत्री के लिए किसी को आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। हिंदुत्व धर्म नहीं जीवन शैली ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने इस पुराने फैसले की समीक्षा करने से इनकार कर दिया। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ ने कोर्ट से 1995 के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दी थी। उनकी मांग थी कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में राजनीतिक दलों को हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से रोका जाए। और यहां पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद दिवाली पर ऑनलाइन सेल का सीजन 2 क्या है खास ऑफर्स, देखिए आगे। और ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया से एक बड़ी खबर। फ्लिपकार्ट के सीएफओ संजय बवेजा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। संजय बवेजा पिछले साल नवंबर में टाटा कम्युनिकेशन से फ्लिपकार्ट आए थे। फेस्टिव सीजन में एक खबर कंपनी के लिए थोड़ी चिंता की बात हो सकती है। इसी साल कंपनी के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर पुनीत सोनी, कॉमर्स हेड मुकेश बंसल और चीफ बिजनेस ऑफिसर अंकित नागौरी भी अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। और अब बात फेस्टिव खबरों की। आज होंडा कार्स ने अपनी नई अकॉर्ड हाइब्रिड को लॉन्च किया। नई अकॉर्ड में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। इसके साथ ही इसका जो फ्रंट है, वो फ्रंट ग्रिल वो क्रोम का है और नया बम्पर भी है। इसके अलावा कार के अंदर 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, रिवर्स पार्किंग कैमरा, एप्पल कारप्ले सपोर्ट दिया गया है। होंडा अकॉर्ड हाइब्रिड में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। इसके अलावा इसमें 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं। कंपनी ने 23.1 किलोमीटर प्रति लीटर माइलेज को दावा किया है। होंडा की ये नई अकॉर्ड 37 लाख रुपए में मिलेगी। दिवाली पर ऑनलाइन सेल का सीजन का दूसरा या कहें तीसरा दौर आ चुका है। बिग दीपावली सेल में फ्लिपकार्ट ने अपने एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट मोटो जी और मोटो जी प्लस पर दशहरे वाले ऑफर्स को जारी रखा है। अमेजॉन के द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट लैपटॉप सरफेस प्रो 4 पर 15,000 का गिफ्ट कार्ड मिल रहा है। अमेजॉन में 56,000 रुपए का LG का 43 इंच का HD टीवी इस वक्त 36,000 रुपए में आप खरीद सकते हैं।
मोबाइल कंपनी वन प्लस ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन वन प्लस 3 की डैश सेल रखी है। इसमें लकी ड्रॉ से चुनिंदा कस्टमर्स को सिर्फ ₹1 में वन प्लस 3 दिया जा रहा है। तो ऐसे कई ढेर सारे ऑफर्स इस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग में मौजूद हैं। दिवाली पर कुबेर की पूजा सिर्फ धन दौलत के लिए नहीं बल्कि अच्छी सेहत के लिए भी होती है। इसलिए दिवाली गिफ्ट में हेल्दी चीजें देना ज्यादा सही हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं बाजार में मिल रहे हेल्दी उपहारों के बारे में। इस दिवाली कई कंपनियां ग्राहकों के लिए हेल्दी गिफ्ट ऑप्शंस लेकर आई हैं। गोदरेज नेचर्स बास्केट इस दिवाली लव एंड लाइट थीम पर बेस्ड हेल्दी हैम्पर्स गिफ्ट देने का ऑप्शन दे रही है। ये गिफ्ट हैम्पर हेल्दी प्रोडक्ट्स का कलेक्शन है। इन हैम्पर्स में आपको स्टफ्ड डेट्स, ड्राई फ्रूट चिप्स, रोस्टेड सोया नट्स, ग्लटन फ्री कुकीज, मखाने और कई दूसरे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आप अपनी पसंद और बजट के मुताबिक अपने हैम्पर्स कस्टमाइज कर सकते हैं। इनकी कीमत ₹500 से शुरू होकर ₹12,000 तक जाती है। कस्टमर्स को पूछ के अलग अलग ट्रेंड्स को देख के नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इस साल करीब 140 और क्लोज टू प्रोडक्ट्स SKU इस रेंज में लॉन्च हुए हैं। और इस हेल्थ रेंज में कई प्रकार के प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है जो आप स्नैक आइटम्स यूज कर सकते हैं, फ्रूट्स है जो बच्चे, बूढ़े और हर एक उम्र के इंसान इसको यूज कर सकते हैं। नेचुरल जूसेस के लिए जानी जाने वाली कंपनी पेपर बोट भी इस दिवाली अपने ग्राहकों के लिए खास गिफ्ट बॉक्सेस लेकर आई है। पेपर बोट गिफ्ट बॉक्सेस में आपको आम रस, आम पन्ना, अनार और अमरूद जैसे जूस फ्लेवर्स मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, पेपर बोट अपने गिफ्ट बॉक्सेस में स्पेशल एडिशन रामायण भी दे रही है। अमर चित्र कथा और R.K. लक्ष्मण के रामायण एडिशंस को पेपर बोट ने दिवाली के लिए रीप्रिंट किया है। इन गिफ्ट बॉक्सेस की प्राइस रेंज ₹100 से लेकर ₹250 तक है। स्पेशल एडिशन रामायण वाले गिफ्ट बॉक्सेस आपको 200 से ₹250 की रेंज में मिल जाएंगे। अच्छा क्वालिटी का, अच्छा टेस्ट का, अच्छा जो हेल्थ के लिए ठीक हो, प्रिजर्वेटिव फ्री, कलर फ्री, दिस काइंड ऑफ थिंग्स यू वांट टू गिफ्ट, दिस काइंड ऑफ गिफ्ट्स यू वांट टू गिव एट दिस टाइम। और उसी के लिए आई थिंक देयर इज अ ट्रेंड विच इज देयर। उसी के लिए आई थिंक हम लोगों का प्रोडक्ट इज डूइंग वेल एट दिस टाइम। बाजार में मैदा और शुगर फ्री कुकीज जैसे और भी हेल्दी गिफ्टिंग ऑप्शंस मौजूद हैं। इसके अलावा होममेड हेल्दी चॉकलेट्स भी एक अच्छा विकल्प है। तो चुनिए इस दिवाली हेल्दी गिफ्टिंग, खासकर उन दोस्तों के लिए जो है हेल्थ कॉन्शियस। वैसे इन दिनों सेहतमंद तोहफों का ट्रेंड भी है। भावना सदी, मुंबई। इस बार मनाइए हेल्दी दिवाली। आगे बढ़ते हैं। दिवाली में लोग रंग बिरंगी लाइट्स, दिए और मोमबत्तियां खरीदते हैं ताकि रोशनी से घर जगमगा उठे। लेकिन इस बार लोग बाजार में जब रोशनी का सामान लेने जा रहे हैं तो उसमें देशभक्ति की चमक ढूंढ रहे हैं। और ये चमक किस तरह दिवाली शॉपिंग का ट्रेंड बदल रही है, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। पिछली कई दिवालियों से चाइनीज लाइट्स ही देश के ज्यादातर घरों को रोशन करती आई हैं। डिजाइन, साइज और कीमत में ऑप्शंस आज भी वही हैं, जिनकी वजह से चाइनीज लाइट्स लोकप्रिय हुई। ₹10 से ₹500 तक की कीमत में लाइटें मिल रही हैं, लेकिन इस बार कदरदानों ने इनसे मुंह मोड़ लिया है। चाइनीज आइटम के बहिष्कार की मुहिम ने ग्राहक की नजर में इनकी चमक फीकी कर दी है। खरीद ही नहीं रहे लोग। स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि लाइट चाइना का प्रोडक्ट हटाओ। इसका बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है हम लोगों के कामों पे। तो हमारी तो यही अपील है कि कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा काम चल जाए, क्योंकि जो माल आ चुके तो आ ही चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले अगर हम बात करें तो 70% कम है मैडम, 70% काम कम है। चाइनीज लड़ियों की घटती मांग का फायदा दिया बाती और मोमबत्ती बेचने वाले दुकानदारों को हो रहा है। हालांकि इनमें भी चाइनीज विकल्प हैं, लेकिन लोग भारतीय प्रोडक्ट्स ही खरीदना पसंद कर रहे हैं। यही नहीं, लोग एक बार फिर से परंपरागत दिवाली की तरफ रुख कर रहे हैं। नो चाइनीज, नथिंग, ओनली इंडियन कैंडल्स, जिससे कि रोशनी पूरी हो। और चाइनीज को अवॉइड करना एक एक करके तभी होगा जब हम लोग सोच लेंगे कि यस, कि हमने इसको अवॉइड करना है। हम इंडियन लाइट से खरीदेंगे, चाइनीज आइटम्स को अवॉइड करेंगे। इस साल दिए जलाएंगे, लाइट नहीं जलाएंगे। हाँ, लाइट नहीं जलाएंगे इस बार, दिए जलाएंगे क्योंकि चाइना का स्टॉक है। हालांकि लोगों का मन बदलने की कीमत उन दुकानदारों को चुकानी पड़ेगी जिनकी दिवाली चाइनीज प्रोडक्ट्स की बढ़ती बिक्री के भरोसे थी। उनके पास चाइनीज लाइट्स का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए आशंका है कि उनका स्टॉक यूं ही पड़ा रह जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आवाज इतना में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।